ज़मीर हैदर और एहतशामुल हक, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फर्स्ट क्लास, जबरदस्त। ठीक ठाक। वेलकम टू आवर शो भाई। थैंक यू जी, थैंक यू जी। योर शो नाउ। थैंक यू, इट इज़ आवर शो। आप सब देख रहे हैं खबर गर्म है। इन नो ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी आज की जो खबरें जो यहाँ पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं उनको थोड़ा सा ब्रीफली हम जो है इंट्रोड्यूस कराते हैं और उसके बाद हम डिस्कशन की तरफ चलेंगे। पाकिस्तान में पानी की किल्लत पर चीफ जस्टिस और वज़ीर आज़म की सेंसिटिविटी जो है वो काबिल सताइश है। डैम मुल्क की बका के लिए अहम तो बहुत है, लेकिन ये कब बनेगा, कैसे बनेगा, किन वसाइल से बनेगा, और इसके ऊपर जो दीगर रीसेंट ट्वीट्स भी आई हैं इनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इससे पहले भुट्टो, नवाज शरीफ, परवेज़ मुशर्रफ की आवाम से पैसे इकट्ठे करने की मुहिम नाकाम रही है। क्यों नाकाम रही है और क्या अब डिफरेंस है जो इमरान खान ने अपील की है, और इसका क्या रिज़ल्ट होगा, क्या नताइज होंगे या क्या रुकावटें जो हैं इसमें आ सकती हैं, इस पर भी बात होगी। मौजूदा हुकूमत अभी तक कोई भी बड़ा फैसला ना कर सकी। अभी तक जो भी हम देख रहे हैं तो ये कहा जा सकता है कि कमेटियां बनाने में हम ज़्यादा जो है वो इस वक्त शेर हैं या हम लोग मसरूफ़ हैं, लेकिन कोई बड़ा इकदाम जो है वो अभी तक नहीं हुआ। तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे कि ये जो 100 डेज़ का टाइम हमसे मांगा गया है, आई थिंक 20 से ऊपर डेज़ जो है वो हो चुके हैं, तो आगे इन 100 डेज़ में कौन सा बड़ा फैसला सामने आएगा और कब इनकी वर्किंग जो है वो स्टार्ट होगी। ब्यूरोक्रेसी, इसको जो है सियासी ना किया जाए, इसके ऊपर कैसे काम है, बहुत बड़ा चैलेंज है। आई थिंक सो दिस इज आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस। कैसे किया जाए, डीपॉलिटिसाइज किस तरह किया जाए, ब्यूरोक्रेसी को गैर सियासी कैसे किया जाए, इसको अलग इंडिपेंडेंट कैसे रखा जाए, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट खबर जो रिसेंटली चली, पाकिस्तान और चीन का जो सीपैक को एक्सपैंड करने का फैसला है और थर्ड पार्टीज़ को इसमें इंक्लूड करने का फैसला है। ये क्यों किया गया है, क्या एक्सपेंशन है, और इसको रीविजिट करना, जिसके अंदर अब्दुल रज़ाक दाऊद की बात भी जो है, जो पहले फाइनेंशियल टाइम्स को इंटरव्यू दिया उसमें कुछ कहा, अब कुछ कह रहे हैं, क्लैरिफाई कर दिया, क्यों कर रहे हैं, क्या एक्चुअल होना है, इस पर भी बात होगी। और ज़मीर साहब के पास एक खबर गर्म है, बड़ी खबर गरम है जी, हाँ है ना जी, जिसको मुझे डिले कर देना चाहिए, थोड़ा सा स्पाइस एंड पे बताएंगे। वो एक टीजर है, वो अगर मैंने आपको अभी बता दिया तो उसकी तरफ नहीं चलेंगे। सबसे पहले हम लोग जो है बात करते हैं अगेन इन नो ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी सीपैक के ऊपर जी। देखिए सुंदर, इसमें जो मुझे आज सबसे ज़्यादा अफसोस भी हुआ, मैं थोड़ी देर के लिए बहुत ही फ्रस्ट्रेट हुआ ना। आज कल की खबर, जो कल का ये इशू है, 3 लोगों ने जाके इंटरव्यू किया था उन्हें, रज़ाक दाऊद साहब को। पहले तो मुझे जिस बात पे कहना चाहिए लफ्ज़ खार आई ना कि भी इनका तो ज़मीर सब्जेक्ट ही नहीं है। भी आप व्हाई द हेल यू वुड बी टॉकिंग ऑन दिस इशू, किसी तरह भी आपका सब्जेक्ट नहीं बनता। आप कॉमर्स के वजीर हैं, आप इस पर क्यों बात कर रहे हैं? इस पर कोई प्लानिंग का बंदा बात करे वो कर सकता है, प्राइम मिनिस्टर की टीम का बंदा बात करे, फाइनेंस मिनिस्टर बात करे। तो इनसे पूछा नहीं गया था, वाज दिस नॉट अ क्वेश्चन फ्रेम? देखिए, अब 3 लोगों ने इंटरव्यू किया, बड़ा अफसोस है। मैंने बल्कि मैं थोड़ी देर पहले फरहान बुखारी जो फाइनेंशियल टाइम के नुमाइंदे, मेरी उनसे बात भी, मैंने कहा तुम्हारे पास ऑडियो वीडियो उसकी है? उसने कहा सब डिटेल्स हमारे पास हैं। 3 लोग थे, ऐसा तो नहीं हो सकता, जिम्मेदार लोग थे जो, और भी 2 थे। पहली तो बात मुझे समझ नहीं आई कि इसकी टाइमिंग बड़ी सिग्निफिकेंट है कि चाइना के फॉरेन मिनिस्टर होके गए और आपने बयान दिया, फिर प्रोवोकेशन आपको क्या थी? तीसरा, आपका सब्जेक्ट नहीं था जिसको कह रहे हैं, इस पर टोटली एब्सर्ड, और ये बड़ा ही बैड टेस्ट था स्टेज पे। 2 मुल्कों के दरमियान हमारी सिनर्जी केमिस्ट्री जिस तरह बन रही है, $62 बिलियन का प्रोजेक्ट हो गया अभी। रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव, ये $3 ट्रिलियन का प्रोजेक्ट है और 3 कॉन्टिनेंट में जाता है ये। बिल्कुल, मतलब इसकी सिग्निफिकेंस हमारे लिए पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, डिफेंस कितनी ज़्यादा है। आप देखिए, इसी आपको सर क्या लगता है किस तरह हुकूमत को आगे लेकर जाना चाहिए इस प्रोजेक्ट को? देखिए, कंट्रोवर्सी और तनकीद तो बहुत है। देखिए, इसमें आपकी बात बिल्कुल सही है। ज़मीर, होना यही चाहिए था कि आप इन हाउस इन पे बात करते। अब किसको नहीं पता कि भाई जिस तरीके से अनड्यू एडवांटेजेस दिए गए हैं चाइनीज़ बिजनेसमैन को, टैक्स ब्रेक दिए गए हैं। लेकिन आपको याद होगा, एक स्टेटमेंट याद कराना चाहूँगा, जब बहुत पूछा गया इनसे, असद उमर से, तो उन्होंने कहा कि जी इसको हम दोबारा रीनेगोशिएट नहीं करेंगे, ना ही इसको ओपन करेंगे। हाँ, हम ये जरूर चाहेंगे कि आइंदा ये ट्रांसपेरेंट तरीके से चले। अच्छा, ये उन्होंने कहा कि हम रीनेगोशिएट नहीं करेंगे, हालांकि अभी तो बात बिल्कुल आपने अभी बता दी बात, लेकिन बात ये है कि ये क्वेश्चन रेज होता है इस एंटायर कैबिनेट पे, और जिसका जवाब दे बेसिकली इमरान खान साहब खुद बनते हैं, क्योंकि कैबिनेट उनकी है ना। अब जब फॉरेन मिनिस्टर, चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर के साथ मीटिंग्स चल रही थी, उस पे सीपैक भी डिस्कस हुआ कि नहीं, इसको फर्दर स्ट्रेंथन करना है, एक्सपैंड करना है, इसको इसकी डायमेंशंस क्या होंगी, रीवैल्यूएट करना है। हाँ, और सुंदर, डेफिनेटली ये बात भी हज़रत उमर ने कही थी कि बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें रेड फ्लैग्स लग गए हैं चाइना की तरफ से भी, इसलिए हम उनको रिविजिट करेंगे, उनको देखेंगे
देखेंगे, खोलेंगे और देखेंगे कि कहीं पे किकबैक्स तो नहीं गए हुए, कहीं पे हमने चाइनीज के साथ ज्यादती तो नहीं की, कहीं पे हमारे साथ तो कोई ज्यादती नहीं हुई। ये चीजें अभी इन्होंने रिविजिट करनी है। और इसमें बात स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनने की जो बात है, अब बात कर लेते हैं रजाक दाऊद साहब वाली। अब मुझे एक बात बताएं कि क्या ये अब्दुल रजाक दाऊद साहब जो हैं, ये जो चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर था, इनकी मीटिंग्स में कैबिनेट के मेंबर्स को बिठाया गया, उनको उनसे इंटरेक्शन करवाया गया, या इंटरेक्शन नहीं करवाना था तो कम से कम बैठे ये लोग, खासतौर पे जो इकोनॉमिक रिलेटेड मिनिस्ट्रीज के लोग थे, देखें फाइनेंस के हो गए, एनर्जी के हो गए, या प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के हो गए, कॉमर्स एंड ट्रेड के हो गए, और इससे रिलेटेड जो भी इकोनॉमिक रिलेटेड मिनिस्ट्रीज हैं, उनको कम से कम एज ए साइलेंट ऑब्जर्वर तो आप बिठा सकते थे ना, ताकि उनको पता होता कि हमारे प्राइम मिनिस्टर की लाइन क्या थी फॉरेन मिनिस्टर के साथ। आपने अहम सवाल ये है कि ज़मीर किसी को बिठाना था या नहीं बिठाना था। भाई ये बात आई एम 100% श्योर कि ये पब्लिक के लिए नहीं थी। ये किस तरीके से आपने रिविजिट करना है। कुछ चीजें रिविजिट करने की बहुत अच्छी हैं जो ओपनली की गई कि जी वी प्लान टू इंक्लूड और मोर पीपल। आई वांट यू टू लिस्ट देम आउट कि आगे बढ़ने का तरीका क्या होगा, आगे किस तरह लेकर। ये तो हो गई बातें, ये तो बिठा के नई चीज थी। सुंदर इसमें नई चीजें थी जो फॉरेन मिनिस्टर में दरमियान में डिस्कस हुई हुई थी कि भी और 3-4 मुल्कों को, और या फॉर दैट मैटर और कई मुल्क के रीजन के जो है ना, उनको हम इसमें कैसे शामिल कर सकते हैं। ठीक है, एक तो ये थी। दूसरा ये था कि इसको चाइना इंडिया कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिया कहता है कि जी वो जिस जगह पे ये जाएगा वो तो कंट्रोवर्शियल एरिया है, तो हमारा झगड़ा पाकिस्तान के साथ वो नहीं बन सकता। देखें इसमें जो बात इंपॉर्टेंट थी ना चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर की ज़मीर, वो ये थी कि जब आप ये करने जा रहे हैं, हम और लोगों को लेके आएंगे, लेजिटिमेसी इस प्रोजेक्ट की बढ़ेगी। उससे ज़्यादा थी कि पैसा और बाहर से आएगा। ये इसमें जो नया कैच था ना, वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनने थे, कहाँ बनने थे, वो इसमें आने थे, उस पर कितनी फंडिंग और आनी थी, ये एक इशू था। भाई आपने इशू क्या था, आपने इसको बिगाड़ के क्या बना दिया। अब आप एक चाइनीज़ के लिए भी एम्बेरसमेंट ऐसे मौके पे कि फॉरेन मिनिस्टर आए, वो आपने बात कह दी, क्यों कह दी। हमने इस वक्त किन ममालिक को लिस्ट किया है जो थर्ड पार्टीज हमने इनवाइट किया है उन्हें कि वो भी आए, इन्वेस्टमेंट करें। नंबर 1 क्यों ये एक नई डेवलपमेंट कैसे आई है बीच में कि अब वो और ये पहले क्यों नहीं सोचा गया। अच्छा देखें, एक तो ये कि ये जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स है ना, इसके ऊपर भी मैंने खुद वो ब्रीफिंग अटेंड की हुई है जो फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पे एक इस्लामाबाद में एक सेमिनार हुआ था कोई 2-3 महीने पहले। उसमें उन्होंने बाकायदा आके फिर सीपैक के प्लानर्स और वो जो पंजाब डेवलपमेंट बोर्ड अथॉरिटी की कोई खातून थी, वो अब वो अलहदा हो चुकी थी, इंडिपेंडेंट उनका रिसर्च पेपर था, वो भी उन्होंने आके प्रेजेंट किया। और उसमें बेसिकली फॉरेन कंट्रीज को आपने इनवाइट करना है इन्वेस्ट करने के लिए इन दो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। कि जी ये एक सीपैक का प्रोजेक्ट है, दिस इज गोइंग टू बी ए गेम चेंजर फॉर द इंटायर रीजन एंड मतलब बहुत सारे इन्वेस्टर्स और इंडिपेंडेंट इन्वेस्टर्स, और जरूरी नहीं कि कंट्रीज इसमें हो, उनको हमने ओपनली ऑफर कहा है कि ये स्पेसिफिक जो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स होंगे, इसमें टैक्स इंसेंटिव्स होंगे और बहुत सारे इंसेंटिव्स दिए जाएंगे। तो वो उसको आप पेश कर रहे हैं एज ए प्लेटर कि जी यहाँ आके आप इन्वेस्ट करें। अच्छा, अब जहां तक आपने बात की कि पोटेंशियल कंट्रीज, बहुत सारी कंट्रीज खुद भी इंटरेस्ट शो कर चुकी हैं। ईरान, यूके कह चुका हुआ है रिसेंटली, उन्होंने भी कहा था, यूरोपियन यूनियन के ममालिक कह चुके हैं, दे आर नॉट एक्चुअली इन्वेस्टिंग इन द सीपैक। बट जो उसके साथ आपने लेफ्ट राइट पे जो भी जोन्स बनाने हैं, फिर पावर प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें वो आ सकते हैं, मुख्तलिफ किस्म के प्रोजेक्ट्स ऑफर कर रहे हैं, उसमें वो आना चाहते हैं। इसी का जो दूसरा पार्ट है जो आपने कहा कि हम लोग चाह रहे हैं कि एम्बिगुअस ना रहे। ये जो एक चीज है जो अमेरिका ने भी कही है, जो इंडिया भी कहता है कि ये जो हम लोगों का रिलेशन रिजर्वेशन की हमारी अंडर द टेबल डील्स हैं या उसके अंदर कोई हमारे जो ज़ाती मफाद, इसको ट्रांसपेरेंट किस तरह किया जाएगा बाय इन्वॉल्विंग अदर। अच्छा देखिए, एक चीज़ मेरा ख्याल है जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है रज़ाक दाऊद की, वो ये थी कि उन्होंने कहा कि इस सीपैक प्रोजेक्ट को 1 साल के लिए होल्ड कर दिया जाए, यानी रोक दिया जाए। मेरा ख्याल है सुंदर, इससे ज़्यादा खौफनाक बात कोई मतलब नहीं हो सकती। वो PMLN की अच्छा से मुझे बात याद आ गई कि जी ये तो 2 साल 3 साल जो प्रोजेक्ट लेट हो गया सीपैक, ये बेसिकली वो धरने की वजह से हुआ था। ये सारा आपको याद होगा कि एहसन इकबाल ने तो ड्रम बीट की थी ये बात कि जी चाइनीज प्रेसिडेंट ने आना था, सीपैक का फाउंडेशन वो जो क्या होता है वो जो तख्ती लगाने के लिए और उसका वो करना था, वो इकोनॉमी हमारी तबाह कर दी इसने ना। तो ये तो फिर वही बात होगी। वो तो हमें समझ आती कि वो उस वक्त PTI ने गलत किया था, जब PTI की लीडरशिप को जाके अप्रोच किया था चाइनीज एम्बेसडर ने और कहा था कि फॉर हेवन सेक आप इस स्टेज पे मत करें, हमारा प्रेसिडेंट आ रहा है, तो उस वक्त इमरान खान नहीं माने थे।
ये जिसको कहना चाहिए रिकॉर्ड की बात। अच्छा, एक सवाल सर जो पूछा जा रहा है, ऐसी कौन सी दुश्मन कुव्वतें हैं जिसको नाकाम बनाना चाहती हैं सीपैक को? क्या फायदा है उनको और क्या चाहते हैं वो? देखें, एक बात से पता नहीं है शाम साहब इस बात से एग्री करते कि नहीं। मैं तो पहले भी कहता हूं कि प्राइमरीली जो इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज है अमेरिका के लिए वो है एक्सपेंशन, इकोनॉमिक एक्सपेंशन ऑफ चाइना, जो कि अमेरिकन 12 मरतबा ये मतलब ओवर्टली और कवर्टली कह चुके हैं कि इस वक्त सबसे बड़ी हमारी नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट जो है वो चाइनीज इकोनॉमिक एक्सपेंशन है। अच्छा, क्योंकि इतनी बड़ी मार्केट और चाइनीज इकोनॉमिक एक्सपेंशन में पिवटल रोल है पाकिस्तान का। सही, सीपैक है, फिर ये जो वन बेल्ट वन रोड वाला है, ये तो गवादर टू सिंगजांग को जो है। अच्छा, अब गवादर से आगे जितना भी है एक्सपेंशन ट्रेड का, चाइनीज ट्रेड का, वो बेसिकली तो वो अमेरिका को चैलेंज कर रहे हैं ना। अब अमेरिका के होते हुए इंडिया, आपका क्या ख्याल है कि वो तो उसका फिर वो बुली बन जाएगा ना? हाँ, इंडिया बुली बन के आपके वो सारे जो है वो, और यही वजह है मैं कहता होता हूं कि इन इलाकों में खासतौर पे अभी आपने देखना शुरू किया कि हमारे गिलगित चिलास वगैरह में ये जो दहशतगर्दी के वाकयात होना शुरू हुए, स्कूल्स को जलाना शुरू किया। आप देखेंगे कि ये बाज नहीं आएंगे इंडियंस, ये हमें बलूचिस्तान में भी तंग करेंगे। और ये जो है इसमें सबसे अहम चीज़ ये है कि अब जिस तरह इंडिया और अमेरिका की पार्टनरशिप जो है ना वो चेंज हो गया, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप से कॉन्सिक्वेंशियल वो पार्टनरशिप का नाम उनको दे दिया गया है। अब हिंदुस्तान को सबसे ज़्यादा तकलीफ इस बात की है कि ये पाकिस्तान का प्रोजेक्ट चाइना का बनेगा तो इनकी मिलिट्री डिफेंस जो है ना कोऑपरेशन बहुत बढ़ेगा, इनका न्यूक्लियर का कोऑपरेशन बढ़ेगा, इनका मिसाइल का कोऑपरेशन और बढ़ेगा। हिंदुस्तान को ये तकलीफ है। देखिए, मेरा ख्याल है जो सुंदर डिमांड करती है ना, आपकी विजडम डिमांड करती है और जो आप एक अच्छे स्टेटमेंटशिप डिमांड करती है, वो इमरान खान साहब की है कि वो पार्टी के फैसले खुद करें और इन लोगों को जो 3-4 बंदे उनको बात करना आया होता है ना, उनको ब्रेक लगवाई जाए। इससे नुकसान होगा, खास तौर पे जब आप चाइना अमेरिका इनको स्टेटमेंट्स देने का मौका ना दिया जाए। मतलब है कि आप ये पॉलिसी डिसीजन है ना, चाइना के साथ इस तरह स्टेज पे चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर आपके मुल्क में बैठा हुआ है, किस बुनियाद पे आप देखें और फिर प्लान करके ये नहीं हुआ कि भी चलते चलते फाइनेंशियल टाइम को नुमाइंदे ने बात बताएं। शाम साहब, आपने इंटरनेशनली चीजें देखी हैं सारी, कितनी कैलकुलेटेड स्टेटमेंट्स आती होती हैं इंटरनेशनली दुनिया में, हम देखते हैं मतलब 2 लाइनर पॉम्पियो के और इमरान खान की टेलीफोनिक कन्वर्सेशन पे कितनी कैलकुलेटेड स्टेटमेंट आई, और उसके बाद वो जो खातून थी जो उनकी स्टेट डिपार्टमेंट की स्पोक्स पर्सन है, और शी डिडंट एंटरटेन एनी क्वेश्चन। उसने पीरियड एक उन्होंने कहा कि ये हमारी लाइन है, स्टेटेड लाइन, और वो पूरी कहां से चलती है? टॉप से स्टेटेड लाइन होती है। और ये नहीं होता कि जी एक मिनिस्टर वो स्टेटमेंट दे दे, एक मिनिस्टर ये स्टेटमेंट दे दे, और हम सारे जो है ना वो मतलब हमारी और उसके बाद हमें हमें सुनने को मिलता है कि जी गैस की प्राइसेस तो नहीं बढ़ाई गई। और देखें आज का कितना बड़ा फैसला मेरी नज़र में जो फोपा किया गया, हमेशा इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ द कैबिनेट की मीटिंग के बाद, क्योंकि इकोनॉमी के बड़े डिसीजन होते हैं, फंड्स प्रोजेक्ट मंजूर होते हैं, तो एक बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस ब्रीफिंग होती है। आज मेरा ख्याल फवाद चौधरी साहब ने कहा, इससे पहले कि जनाब दुरानी साहब बोल पड़े, इससे पहले कि जनाब वो सेनेटर जावेद बात करें, इससे पहले कि नैमुलक बोलें, खड़क से आकर उन्होंने रिकॉर्ड करा के बयान के जी ये फैसले हुए हैं। इट डजंट गो वेल विद द प्रेस। भाई आप लोगों को ब्रीफ करते हैं, क्वेश्चन आंसर ECC is a very critical forum। और मैं और शाम साहब कम से कम मैंने तो 22 साल कवर किया, देखा है, तो मैं देखता रहा हूँ शाम साहब के ECC के पीछे इट वाज सॉट आफ्टर कि उसका एजेंडा क्या है यार, उसमें कौन सी चीजें आ रही हैं, और उसके बाद फिर हम देखते थे कि मिनिस्टर आके हमें ब्रीफ करेगा और फिर हम क्वेश्चंस करेंगे कि जी उससे पहले कॉन्फिडेंशियलिटी होती थी, हर कोई जो है। हाँ, लेकिन इट्स नॉट जस्ट लिमिटेड टू इंटरव्यूज और एनीथिंग राइट नाउ ना। अब तो आपको पता है कि आपके हाथ में एक जो है प्लेटफॉर्म है जिससे यू कैन इन्फॉर्म द वर्ल्ड अबाउट एनीथिंग, और यू कैन, अगर आप कोई नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं, या जिस तरह आपने कहा ना कि इस पर नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ है बिकॉज हमारे मुल्क में जो है एक दौरे पे वो आए में, तो वो बात तो आप कहीं पर भी कर सकते हैं। देखिए, आप अपने मुखालफिन को मौका ज़मीर देते हैं ये कहने का कि जी ये तो अंडर 19 टीम जो थी नवाज शरीफ साहब की और इसहाक डार की, उससे भी गए गुजरे। देखिए, मेरे लिए बड़ा तकलीफ दे अमल है कि अभी चंद दिन हुए हैं, मैं रात एक किसी और शो में था, वहाँ पे भी मैं ये बात कर रहा था कि भाई देखें अभी इनको मौका देना चाहिए, इन एक्सपीरियंस टीम है। लेकिन फिर ज़मीर अल्टीमेटली कहा जाता है कि ये जो
सियासत है बड़ा क्रूअल किस्म का, बड़ा बेरहम प्रोफेशन है। यहाँ पे माफ़ी ना आपकी कोई चीज़ नहीं है आपकी, ज़रा सी आपने गलती की, आपकी गलतियों को आपका ओपोनेंट जो है ना वो कैश करवाएगा और कोशिश करेगा कि आपकी सियासी डेथ जितनी जल्दी हो सके हो जाए। शाम साहब बड़ी मज़ेदार बात है सुंदस के, एक मतलब जो बहुत ही वेल विशर शाम साहब कहते होते हैं कि पीटीआई के मतलब इमरान खान के बहुत ही वेल विशर, और वो देख रहे थे कि यार चेंज आई, वो कहते हैं कि यार बेहतर ये होता कि इमरान खान प्राइम मिनिस्टर होते माइनस इसाक डार कैबिनेट पीएमएलएन वाली होती, क्योंकि वो काम करने में तेज थे। या मतलब जो शाम साहब ने इशारा कहा ना कि अंडर 19 क्यों है शाम साहब, हालांकि वो कहते हैं कि इसाक डार जिसने तबाही कर दी मुल्क की, वो बेशक ना होता उस कैबिनेट में, लेकिन इमरान खान को कहते हैं कि कैबिनेट नहीं, मुझे बताओ हाउ रिस्पॉन्सिबल इज द गवर्नमेंट फॉर दीज ओपिनियंस ना, कि गवर्नमेंट ने क्या करके दिखाया है इस वक्त, क्या उसने अपनी जो कारकर्दगी है उसके ऊपर हमें इतना भरोसा है कि वी लीव इट टू देम। देखें बहुत सारे हवालों से सुंदस लोग जो है ना वो वक्त देना चाहते हैं, अप्रिशिएट भी करते हैं, वो कहते हैं जी आते ही क्रिस्टम नहीं होना चाहिए, और मैं भी इसके हक में हूँ, लेकिन सवाल ये है कि आपकी डायरेक्शन तो ठीक हो ना। और फिर ज़्यादा जो अफसोस होता है जिस बात का, जो बार बार लोग बात कर रहे हैं कि भी ये असद उमर साहब फाइनेंस मिनिस्टर ने 4 महीने पहले डिक्लेयर कर दिए गए थे कि उनकी स्ट्रैटेजी क्या है, उन्होंने आगे क्या लेकर चलना है, उनका होमवर्क क्या था, कैसे करना था। आपने बार बार आ रहा है कि जी एक आपका ब्लीडिंग, ये जो आपका सेक्टर है पब्लिक सेक्टर है, जो हेमरेजिंग आपकी ओवर 1000 बिलियन रुपीस की जो हो रही है सालाना, वो आप कैसे रोकेंगे। आपका ये रेवेन्यू का डिपार्टमेंट है, 750-800 अरब रुपए की करप्शन हो रही है, उसको कैसे रोकेंगे। ये सारी चीजें, इन पे कुछ तैयारी होनी चाहिए थी, जो कि हम देख रहे नहीं है। आपको लगता है तैयारी नहीं है, या आपको लगता है कि वो बताना नहीं चाह रहे, क्योंकि हर दफा उनकी स्टेटमेंट ये होती है कि हम जो लेकर आ रहे हैं। मैं बताऊं यार्ड स्टिक क्या है। यार्ड स्टिक क्या है कि ये सबको पता था कि IMF का प्रोग्राम लेने जाना ही जाना है। हमारे इस वक्त 9.5 अरब डॉलर के रह गए हैं अपने रिजर्व्स, और दिसंबर में ये 6.5 बिलियन डॉलर के रह जाएंगे। 1 महीने की इंपोर्ट के लिए नाकाफी होंगे। सबको पता है कि IMF के पास जाने के अलावा आपके पास चारा कोई नहीं। 4 स्टेटमेंट मैं गिनवा सकता हूँ जो असद उमर ने अपने, जो कॉन्ट्रडिक्ट करती हैं एक दूसरे को, जी हम जाएंगे, जाना पड़ेगा, सोच रहे हैं, अभी ना जाएं, देखते हैं फॉल। असल बात है भाई, फॉल बैक करने के लिए आपके पास क्या है। अब अंदर की तलाश जो आ रही है कि जी चाइना ने हमें 6.1 बिलियन डॉलर 13 माह में दिया, हमें सिर्फ डिफ़ॉल्ट से बचाने के लिए। अब कहा जा रहा है कि इन्होंने अप्रोच किया है सऊदीज़ को भी, UAE की गवर्नमेंट को भी, कुवैत को भी, कमोडिटी असिस्टेंस डेफर्ड पेमेंट पे आप तेल लेने जा रहे हैं। भाई ये ब्लैक एंड व्हाइट आपके पास होना चाहिए था। और फिर एक, आपको लगता है कि एक सही टाइम है यहाँ पर इतना बड़ा दावा कर देना कि हम IMF के पास नहीं जाएं। देखिए रिकॉर्ड की बात है, जो इकोनॉमिक एडवाइजरी कमेटी की जो थर्सडे की मीटिंग हुई है उसमें से डाइवर्सिफाइड, इट्स नॉट यूनिफाइड वॉइस ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइजरी कमेटी, उसमें से डाइवर्सिफाइड वॉइसेस आई हैं। कुछ का ख्याल है कि जी हमें नागुज़ीर है ना जाना, मतलब वी हैव टू गो, हम मजबूर हैं, हमें जाना पड़ेगा। एंड देयर इज नो हार्म, दुनिया भर के ममालिक जाते हैं लेकिन हम तो इस वक्त एक बहुत विशिष्ट लूपहोल में हैं। हमने देखे ना, आप 10,000 चीजें गिनवा चुके हैं। वो जो है गर्दिशी कर्जा, सर्कुलर डेट, ठीक है, 1 ट्रिलियन रुपीस का, ठीक है जी सर, ऑलमोस्ट 1.2 ट्रिलियन रुपीस का सर। और उसके बाद फिर जनाब आपका जो ओवरऑल डेट है वो सिचुएशन देख लें। फिर आपने क्रूशियल सिचुएशन है कि आपने बड़े डिसीजन लेने हैं रिगार्डिंग मेगा प्रोजेक्ट्स, और जिनमें सबसे पहले भाषा डैम हो गया, मोमेंट डैम हो गया। आपको लगता है बेल आउट के लिए हम दोबारा जाएंगे? देखिए हम इनकी बात ले लें, असद उमर की बात ले लें कि हमें हमारा फाइनेंसिंग गैप इस वक्त 9 बिलियन डॉलर का है। ये अदर देन आपका जो वो है ना, आपका क्या कहते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट जो तकरीबन 22 बिलियन डॉलर का हो गया, ये उसके अलावा है। फिर आप सारे लोग ये कह रहे हैं कि मौजूदा फाइनेंशियल ईयर में, अब पहले तो यह कि दिसंबर तक आपने 12 बिलियन डॉलर वापस करने, किसको करने, IMF का कर्जा है। फिर ये आपके जो, सर मैं सॉरी आई विल कट यू शॉर्ट, हम कर्जे की अगर बात करें और जो हमारे पास इस वक्त एक हम फिस्कल डेफिसिट के अंदर जा रहे हैं और एक विशेष लूपहोल में फंसे हुए, इसको हमने पे ऑफ कैसे करना है इस पर हम बात करेंगे। ये सेगमेंट हमारा वाइंड अप करने से पहले पूछना चाहूँगी कि इन शॉर्ट, बिल्कुल छोटा सा अगर आपसे मैं जवाब लूँ कि क्या CPEC मुआहदों पर नज़रसानी हो सकती है कि नहीं हो सकती? देखिए इन प्रिंसिपल तो मेरा ख्याल है उस तरह नज़रसानी नहीं हो सकती कि हम इस तरह कहें जिस तरह श्रीलंका ने किया है। इस पे 2-3 और मुल्क हैं, म्यांमार ने किया और मलेशिया ने किया। उन्होंने कहा कि जी ये जो हमारे पहले मुआहदे हैं इनमें इन्वेस्टमेंट के इशूज़ हैं, आपसे बात
मेरा ख्याल है इसको डिप्लोमेटिकली हैंडल करने की जरूरत है। वी आर नॉट सपोज टू डिस्कस दिस इशू इन द पब्लिक। इन द पब्लिक, ट्रू। सर आप क्या कहेंगे? माय टेक वुड बी कि आप चाइनीज को कॉन्फिडेंस में लेके इफ यू वांट टू रीओपन द केसेस एंड इफ दे एग्री दे शुड बी ब्रॉट इन द पब्लिक टू एक्सपोज। हमने उन लोगों को भी तो दिखाना है ना कि जो खिलवाड़ करके गए हैं। अगर चाइनीज अगर हमें कहते हैं कि जी इतना पैसा आया तो हमें देखना भी है ना कि यहाँ फिर यही जो इसहाक डार के जो और इनकी जो इकोनॉमिक विजर्स की टीम थी, जो एहसन इकबाल साहब थे, प्रोफेसर साहब, अरस्तु साहब, वो कहाँ लेके गए वो पैसा, किधर लगाया, एटलीस्ट आवाम को पता तो होना चाहिए। सो नंबर 1 ट्रांसपेरेंसी, नंबर 2 हम कोई जो है इस वक्त दावे नहीं कर सकते, हम इसके ऊपर नजरसानी करेंगे और हो भी सकती है, लेकिन इसके अंदर पब्लिक को इन्वॉल्व इनिशियली नहीं किया जा सकता। सो But with the consent of Chinese, yes, we with can. the consent of Chinese, we can. So this is what we get from this. छोटी सी ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और इस वक्त जो हमने डेट की बात की है इसको वापस कैसे करना है, जो हम लोगों ने इस वक्त बैरून मुल्क जो हमारे बहन भाई बैठे हैं उनसे जो कहा है इमरान खान ने कि वो भी डोनेट करें इसके अंदर फंड्स के लिए, इस पर भी बात होगी छोटी सी ब्रेक के बाद। नए डैम्स की तामीर के बुलंदो बांग दावे करने वाले KPK में 350 गोस्ट डैम्स की निशानदेही करें। इमरान हुकूमत के बनाए हुए 350 डैम्स KPK में कहाँ वाक़े हैं? ख्वाजा साद रफ़ी की ये ट्वीट है। इसके बाद उन्होंने कहा तब्दीली आई रे, कशकोल तोड़ने के दावेदार चंदा खुद हुक्मरान आते ही अपने धंधे पर लग गए। आमदन बढ़ाने के बजाय हर शोबे में असासे बेचने और चंदा इकट्ठा करने के मंसूबे बन रहे हैं। जी मुझे लगता है दिस कंक्लूड्स द क्रिटिसिज्म। नहीं, बहुत सही कह रहे हैं, इसलिए कि ये खजाना इतना भर के चले गए थे कि उसके बाद ये अब ख्वाजा साद रफीक से पूछे ना, जो कहते थे लोहे के चने हमें कोई नहीं चबा सकता, और सीट मतलब और इन्होंने हमारे साथ किया क्या है, ये करके क्या गए हैं। और इसहाक डार साहब वो भी इन्हीं की बरादरी के ना, ये ख्वाजा डार, ये सब जो बहुत क्लोज हैं नवाज शरीफ के, नवाज शरीफ की बरादरी है ना ये क्लोज। बिल्कुल नहीं, मैं कश्मीरी, देखें वो बोल जाती है, मैं नवाज शरीफ की ये क्लोज बरादरी है ना। अच्छा, तो वो तो समझिए आला साहब जनाब लंदन में जाके बैठे हुए हैं और सैरो तफरी कर रहे हैं, जिसके बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि जब बुलाने की बात आती है तो उनके कमर में चुप निकल आती है। डिप्लोमेटिक पासपोर्ट उनके कैंसिल हो गए, मियां बीवी के क्या करेंगे, उनके 2 बच्चे जो हैं वो अच्छा ये मुझे बताएं स्टेटलेस हो गए ना वो बेसिकली, तो अब क्या होगा? लेकिन 2 तरीके हैं ना, एक तो कहा जाता है कि जी अगर कोई कॉम्प्रोमाइज होता है तो वो हमारा हाई कमीशन उनको जारी कर सकता है। नहीं, वो प्रिविलेज पासपोर्ट्स थे, जो नहीं एक ऑर्डिनरी पासपोर्ट भी तो होगा ना उनके पास। हाँ बिल्कुल वही ना, तो वो ट्रैवल कर सकते हैं ना। अगर नहीं है तो इमीडिएटली आपका जो पाकिस्तान का जो हाई कमीशन है लंदन में वो उनको बना के दे सकता है। पासपोर्ट किसी को हो जाता है। लेकिन इस वक्त मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी जो मुझे समझ आई कि अगर तो हमारा कॉस्ट जो है वो इमीडिएटली उनको वापस बुलाना था, राइट, तो कैंसिल करने से पासपोर्ट तो हमने वो टाइम नहीं दे दिया उनको जितने में उनको अपील करनी होगी, और पासपोर्ट के लिए एक घंटे में ट्रैवल डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, दोबारा बना सकते हैं, 1 आवर, मतलब अगर इंटरपोल के साथ आपका फाइनल हो जाए कि यू वांट टू ब्रिंग देम, और ये इंटरपोल के साथ फाइनल क्यों नहीं हो रहा? अब बड़ा अच्छा सवाल है, बड़ा अच्छा सवाल है। फाइनल नहीं हो रहा? परवेज मुशर्रफ के मामले को उन्होंने कह दिया जी कि सियासी मामला है, हम तो दरखास्त उन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि जी इंटरपोल ने कि हम नहीं लेके आएंगे। पहली तो बात है एक्सट्रेडिशन ट्रीटी हमारी इंग्लैंड के साथ नहीं है, ठीक है, वो तो दुबई में बैठे हैं, अगर कुछ दुबई से तो लाया जा सकता है, उनके साथ तुम्हारे मामलात ऐसे। अब सवाल आ गया इनका इसहाक डार साहब का, तो इनके तो इश्यूज ऐसे चल गए। आप देख लें भाई तकरीबन 90 करोड़ रुपए की जायदाद उनकी अब जब्त करने का ऐलान कर दिया गया है, ठीक है। वो कहते हैं इतनी तेजी से इजाफा हुआ है कि आज से मफरूर रहना है, और ज़मीन 90 लाख एक अकाउंट में था, 90 करोड़ बन गया वो चंद दिनों में। चंद दिनों में नहीं तो चंद महीनों में, सर सालों में भी। सर मैं कहता हूँ 20 साल में भी बन जाए, मुझे वो तरीका बता दें कि मेरे 9 रुपए जो है 9 लाख कैसे बनेंगे। मेरे सवाल का जवाब, इंटरपोल क्यों जो है इस चीज को तेज नहीं कर रहा है, क्यों नहीं आ रहा? देखिए पॉलिटिकल मामला है, आप देख लें अल्ताफ हुसैन पे एक मर्डर का मुकदमा था, कहते हैं लंदन में, अगर लंदन की तारीख में कहते हैं 200 साल में ऐसा नहीं हुआ कि कोई मर्डर हुआ हो वो अनर्थ ना हुआ हो, ये दावा है उनका, और बिल्कुल सही बात भी है। बिल्कुल वहाँ पे पॉलिटिकल इशू आया, फिर उनके ऑफिस से अल्ताफ हुसैन के घर से 5 लाख पाउंड मिले थे, ठीक है। मनी लॉन्ड्रिंग का इतना स्ट्रॉन्ग केस है, और मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं कि कत्ल से बड़ा जुर्म है इंग्लैंड में। इसके बावजूद वहाँ पे MI6 ने कहा नथिंग डूइंग जी, ये तो हम यूज़ करेंगे पाकिस्तान के खिलाफ इनको,
नहीं किया उन्होंने। अब इसी तरह कहा जा रहा है कि जी ये भी किसी स्टेज पे इस्तेमाल हो सकते हैं। अच्छा, लेकिन it all depends on this. I believe कि it all depends कि आपका केस इंटरपोल में कितना स्ट्रॉन्ग बना के गया है। अगर तो उसमें लूप होल्स हुए कि जी ये it's more of a political nature than of कि जी criminal nature के बकायदा even if it is of political nature तो वो फिर इंटरपोल जो है वो कहती है कि नहीं, क्योंकि this is that and comes under political victimization, और जिसमें वो कहते हैं कि जी ये सियासी पनाहगीर। आप देखें ना कितना आसान काम है कि आप किसी मुल्क में जाके सियासी पनाह लेना सबसे ज्यादा आसान है ना, असाइलम जो ले लेते हैं, पॉलिटिकल 2018 का जो नया एक्ट ऑर्डिनेंस हुआ है मनी लॉन्ड्रिंग का वो बड़ा स्ट्रांग है। लेकिन उस पे हमें ये चीजें प्रूव करनी पड़ेंगी ना। अब यही तो बात है। देखिए, अब मैं जो बहुत ज्यादा उम्मीदें लगा के बैठा हूँ ना, बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब, जो क्या नाम, शहजाद अकबर ही है ना, वो जो एडवोकेट शहजाद अकबर जी, वो आई थिंक कि वो अच्छे केस तैयार करेंगे। नैब की रिप्रेजेंटेशन भी करेंगे। आगे हैं वहां से, वो तो मैंने आपको खबर दी थी ना कि जिस दिन उनकी नॉमिनेशन हुई थी अगले दिन ही फ्लू टू लंदन, और उनको जो टास्क दे दिया गया था वो चीजें लाने के लिए वो लेके आए थे। तो ये एक स्टैग्नेंट स्टेट में बेसिकली इस वक्त जो अब हम देखेंगे कि इससे आगे क्या होता है, क्या उनको पासपोर्ट दिए जाते हैं, क्योंकि कब उनको बुलाया जाएगा, किस तरह इंटरपोल पे डिपेंड करता है कि कितना टाइम, इट्स अ टाइम टेकिंग। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रिलेशन कैसे देखें। इंटरपोल तो वैसे आप देख लें कि वो पूरी यूरोप का एक अदारा है जिसका फ्रांस में उनका हेड ऑफिस है, लेकिन ये कहा जाता है कि वो भी पॉलिटिकल बुनियादों पर चीजों को वो नहीं करते। हाँ, डैम्स पे अगर आ जाए, स्ट्रीट पे अगर बात की जाए, जो इन्होंने कहा है कि चंदे से डैम नहीं, इस तरह का बयान उन्होंने भी दिया है। ख्वाजा आसिफ साहब ने भी, वो ख्वाजा है, उन्होंने भी यही कहा कि वो भी मांगने पे आ गए। देखिए, बात वही आ जाती है कि इनकी हर गलती को ना वो नहीं छोड़े। अभी आप देख रहे हैं, ये गलती है, आपको लगता है गलती है पैसे मांगना? नहीं, वो कोई भी मुझे समझते हैं सियासी तौर पे गलती। अभी देखें ना, अब एक इमरान खान ने जो पिछले दिन तकरीर की थी, ये मेरा ख्याल है जो जाके GHQ में की थी, अब आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी भरपूर की है। मौलाना फजल रहमान ने, उन्होंने कहा जी ये तो कश्मीर कास्ट से इन्होंने कह तो रहे, लेकिन किस मुंह से कह रहे थे ये मौलाना साहब? इनसे कोई पूछे कि आपने कितने साल, जरा इन्होंने सिर्फ रखी है कश्मीर के करीब रखी है जनाब कश्मीर कमेटी, और इनके हमेशा उसके चैंपियन रहे हैं मौलाना फजल रहमान साहब। और पिछले 5 साल में कम से कम, बल्कि टेक्निकली 10 साल में, मुझे 5 फरवरी को भी इनकी कोई ऐसी स्टेटमेंट याद नहीं आती। सर, बुरहान वानी वाला वाकया होता है कितने दिनों में। अभी आप अपने ओपोनेंट को तंग करने के लिए, उनके लिए सियासी तौर पे मुश्किलात पैदा करने के लिए यू कैन कम आउट विद एनीथिंग। मौलाना फजल रहमान को देखें आप, इमरान खान से पहले स्पीच में जो जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की लाइन बड़ी क्लियर थी, उन्होंने कश्मीर का जिक्र कर दिया और वाज़ेह तौर पर कर दिया। अब इमरान खान ने नहीं किया तो भाई वो दोनों इकट्ठे बैठे हुए थे। सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात की है, should we stop taking him seriously? Of course we shouldn't take मौलाना साहब seriously। बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि जिस तरीके से वो अपने आबाई इलाके से इलेक्शन हारे हैं, उसके बाद उन्होंने एक कोशिश की, one of the biggest twists in election था उनका हारना। वहां से जिस तरह वो जहां से वो निकले हैं ना, वो बड़े रुस्वा होके तेरे कूचे से वो जो निकले हैं, वो जो घर उनके पास था, सरकारी घर मौलाना फजल रहमान साहब के पास, उनकी तो मतलब शुक्र है हमने चीखें नहीं सुनी, वरना कहीं ना कहीं उन्होंने चीखें नहीं मारी होंगी। टॉपिक पे आते हैं ना, मुझे बताएं कि एक छोटी सी बात मैं कर दूं कि मौलाना फजल रहमान समेत तमाम ऑपोजिशन को तकलीफ किस बात की है कि इमरान खान साहब एज ए चीफ गेस्ट बैठे हुए थे 6 अगस्त को, और आपने देखा होगा कि शहबाज शरीफ साहब की बॉडी लैंग्वेज, और जिस तरह इमरान खान की तकरीर हो रही थी और वो ही वाज सल्किंग इन हिज चेयर, वो यूं घुसते डूबते जा रहे थे। हाँ जी, ये तो अच्छा जी। तो क्या चंदे से डैम बन सकता है? ये जो आपने जिसको कहा कि इसको गलती कहा जा रहा है, ये पॉलिटिकली इट्स नॉट करेक्ट, बट 2 चीजें बड़ी हैं मैं सुनता हूं। पहली तो बात यह है कि अल्लाह करे कि जिस तरीके से उन्होंने अप्रोच करने की कोशिश की है, ओवरसीज पाकिस्तानी बड़े अमीर लोग भी हैं, $1000 $1100 दे सकते हैं, कौम की कुर्बानियों से ही दे सकते हैं। खैर वो मानना पड़ेगा, उन्होंने पहले भी कुर्बानियाँ दी हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी हमसे ज़्यादा मेरा ख्याल है पैट्रियाटिक उनकी अप्रोच है हर मसले पे। लेकिन देखें ना, इसमें 1400 अरब रुपया यानी तकरीबन क्लोज टू $21 बिलियन आपको चाहिए सुंदर इसके लिए, दोनों डैम के लिए, मोमन डैम और इसके बादशाह के लिए चाहिए आपको। अच्छा, अब 2 तरीके हो सकते हैं कि या तो आप इंटरनली इतना पैसा जनरेट कर दें कि फिजिकल डेफिसिट आपका कम से कम होता चला है, आपके टैक्सेस इतने तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाएं,
आपके लोग टैक्स देना शुरू कर दें तरीके से। अब देखें ना कितनी अफसोस कि की बात है, सिर्फ फंड्स कलेक्ट नहीं करने, अपने बाकी भी चीजें जो है उनको इन लाइन लेकर टैक्स दे रहे हैं। अब वो जो सुंदर जो इतनी सी तनख्वाह लेती है उस पर आप टैक्स ज्यादा कर दें, ये तो ज्यादती होगी ना। बिल्कुल, जो कि थोड़ी सी अब बात ये है कि आपको टैक्स नेट बढ़ाना है और जो मतलब जो टैक्स चोर है, बेसिकली टैक्स चोर है ना, उनको लेके आना है। आप बिल्कुल बात सही कर रहे हैं, लेकिन एक बात मैं श्याम साहब बात करूंगा कि कॉन्फिडेंस ओवरसीज पाकिस्तानीज का उस दिन ज्यादा बिल्ट हो जाएगा जिस दिन वो देखेंगे कि जी ये कल काम शुरू हो गया डैम पे। प्रैक्टिकली देखें, अब बात ये है कि पैसे जमा करते रहे, वो उन्होंने अपना कहते हैं वो क्या था, वो कर्ज अच्छा इनको वो ये ख्वाजा आसाद और ख्वाजा आसिफ को वो नहीं याद आता। नहीं वो याद कराए ना, तो वो अब उनको याद नहीं आता कि उस वक्त भी आपने भी ये मांगा था कि जी हर पाकिस्तानी ₹1 भी दे तो हम। अच्छा, और दूसरी बात ये कि इस वक्त जो भी पैसा डोनेट कर रहा है वो आपको पता है कि किसके नाम पे कर रहा है या किसकी अपील पे कर रहा है, तो ये ट्रांसपेरेंसी जो है ये बाकी भी कैबिनेट के अंदर आनी चाहिए। ये किस तरह देखें, इस वक्त सिचुएशन सुंदर सी है कि सब लोग भी अगर दे दें, आप देखें आर्मी चीफ ने $1 बिलियन रुपीज अपने अदारे की तरफ से है, बाकी लोगों ने देखें इतना पैसा नहीं इकट्ठा हो सकता, आपको कोई तरीकाकार अडॉप्ट करना पड़ेगा। क्या तरीकाकार? मैं आपको बताता हूँ दो तरीके। एक तो एक ओवरसीज पाकिस्तानी को जो अपील किया उनसे उम्मीद करें कि वो अच्छी सब्सटैंशियल अपनी फंडिंग में से कुछ दे, लेकिन इसके बावजूद आपको फिर पहली तो बात यह है कि इंटरनेशनल अदारों के साथ आपको बना के रखनी पड़ेगी। अब देखें IMF के पास ना जाने की वजह से वर्ल्ड बैंक IMF हमें कोई कर्जा नहीं दे रहा, ठीक है। इसी तरह बाकी बड़े अदारे इन्वेस्टमेंट हाउसेज हमारे करीब नहीं आ रहे। बैंक ने ये एक टाइम पे, अगर शाम साहब याद हो, ये दो बड़े वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक, वन ऑफ द 2 बिगेस्ट फाइनेंसर्स जिन्होंने बाकायदा हमारे ये पावर प्रोजेक्ट्स और डैम्स के फाइनेंसिंग के लिए एलोकेशन की। अब जो परेशान कौन बात यह है कि उन्होंने ओपनली कह दिया कि जी वी विल नॉट फंड पाकिस्तान एनी डैम, को इसकी फंडिंग हम कोई भी नहीं करेंगे किसी तरीके से। अब हमारे लिए मुश्किल हो गया, हम क्या करें। अब ये जो सुनने में आ रहा है कि खुदा ना खास्ता डिफ़ॉल्ट से बचने के लिए अब चाइना के पास, सऊदी अरब के पास और लोगों के पास जा रहे हैं, लेकिन बात वही दोबारा आती है कि $9 बिलियन आपको फौरी तौर पर आपकी फाइनेंसिंग गैप है, इसको पूरा करना है। फिर उसके बाद $12 बिलियन आपको वापस करने हैं, सुकूक बॉन्ड है, यूरो बॉन्ड है, फिर बायलैटरल आपने कर्जे वापस करने हैं IMF के, ये $12 बिलियन आपने दिसंबर तक, और अगले माली साल यानी ये माली साल जब ख़त्म होगा 30 जून को हमें क्लोज टू $24 बिलियन वापस करने हैं। हमारे पास पैसा नहीं है। अभी आप देखते हैं पैसा कहाँ से लेके आएंगे। अभी ये जो वैसे टोटल हमारा रिजर्व जो है वो तकरीबन 15 बिलियन के बनते हैं, लेकिन 9.5 बिलियन हुकूमत के हैं, बाकी तकरीबन 6.5 अरब जो है ना वो प्राइवेट आपके मेरे लोगों के पास जिनके हैं। मेरा कोई डॉलर नहीं है सर, ठीक है ना, मैं बात कर रहा हूँ आम शहरियों हो सकते हैं। जो आप सवाल पूछ रही थी ना, वो उसका जवाब एक बड़ा नहीं में है कि बड़ा मुश्किल है। इट्स अ वेरी ह्यूज अंडरटेकिंग। आप नहीं बना सकते, शुरुआत हो सकती है, शुरुआत हो सकती है। एक बहुत ही नोबल कॉज है, हमें मानना पड़ेगा। चीफ जस्टिस ने बड़ा एक रिमार्केबल कदम उठाया है, बड़ी मेहनत कर रहे हैं, आए दिन मीटिंग कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर की भी अब इसमें आप देख लें आवाज़ शामिल होगी है, डेफिनेटली इसका असर होगा। और आज श्याम साहब जो चेयरमैन वापडा के साथ मीटिंग की है, जो जमीर कह रहे हैं ना, बात यह है कि एक दफा शुरुआत होगी ना, लोगों का एतमाद बढ़ गया ना, बाकायदा ऑन ग्राउंड पे ग्राउंड ब्रेकिंग हो गई, काम शुरू हो गया। देखिए यहाँ पे इन डैम्स का मसला ये था कि इनके बहुत सारे लोग जिनको डिस्प्लेस किया जाता है, हटाया जाता है, उनके इश्यूज रिकरिंग इश्यूज हैं कि बार बार वो आते हैं कि जी हमें अभी तक कंपनसेशन ले चुके हैं। अब देखिए ट्रेन ऑफ थॉट को अगर मैं पहले कंप्लीट करूं ना, कि ये भी कहा जा रहा है कि हम सिर्फ पैसे लेके, मतलब सिर्फ पैसों से ही तो जो हम डोनेशंस मांग रहे हैं उससे तो डैम नहीं बन रहे ना, दैट्स पार्ट ऑफ इट। और भी तरीके होंगे जिससे फंड्स रेज किए जाएंगे, या और भी तरीके होंगे जिनसे पानी को, बेसिकली तो पानी को बचाना है ना, हम लोगों ने इसको इकट्ठा करना है। उसके अंदर ऑलरेडी जो आपके डैमेज डैम्स हैं उनकी दोबारा तामीर है, उनके ऊपर कंस्ट्रक्शन है, उसके ऊपर जो आपके ऑलरेडी समंदर का पानी है, कराची के अंदर सबसे ज्यादा जो है वो कम है। मैं आपको एक बात बताऊं कि ठीक है, ये तो बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स 1400 अरब रुपए के बनने हैं। आपके 1-1.5 अरब रुपए का, 2 अरब रुपए का रबर डैम्स बनते हैं ऑन द रेन वाटर, जो आपका ये पानी इतना जाया जाता है। और ये इतने प्रोजेक्ट्स लोग हाथ मतलब लेके फिर रहे हैं फाइलें कि यार ये रबर का हमारा कुछ नहीं है, इसमें हमारा प्रोजेक्ट लगा देंगे। पाकिस्तान की तारीख में अच्छे काम किए ना सुंदर, उसमें वापडा ने आज से 20 साल पहले 432 साइट्स आइडेंटिफाई की थी जहाँ पे 50, 70, 100 मेगावाट के रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट लग सकते थे। बड़े कम उस पर लगे, वही नहीं लगाए गए। अच्छा बाय द वे, नवाज शरीफ ने जाके, मुझे याद है जब आए थे, हम गए थे चाइना
अपना प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद, तो बड़ा मशहूर है 3 गॉर्जस, वो जो डैम उनका बड़ी एक सेक्स स्टोरी है सारी दुनिया में, चाइना ने बनाए हैं। उन्होंने ऑफर किया था कि जी हम बनाने के लिए तैयार हैं, और नवाज शरीफ ने, मुझे याद पड़ता है, क्लोज टू 70-80 बिलियन इनिशियली रखा था, बजट एलोकेट किया था। उसको क्यों नहीं परसू किया गया, क्या हो गया? उनके जानने का जो वेल विशर है वो कहते हैं कि जी आपने उनको धरनों में फंसा दिया। मैंने कहा यार ये तो कोई जवाब नहीं, हर बात धरनों में फंसा दिया। ये जो तनकीद करने वाले हैं ये क्यों इसको पॉजिटिवली नहीं देखते, ये क्यों इन्वेस्ट नहीं करते इसमें? जो फवाद चौधरी ने भी जो कहा है कि जो लोग इस वक्त तनकीद करें वो खुद भी इतने पैसे डोनेट करें। प्राइमरीली तो वजह यह है कि अब उनको होता नजर आ रहा है। एक तो ये है, देखिए मैं चाहे आप जो भी जितनी भी तनकीद कर लेना इमरान खान पे, ही इज अ डूअर। वो कहते हैं कि यार अल्टीमेटली वो कर जाता है, करके दिखा जाता है, और बैठेगा बस। ये उन्हें मंजूर है। ये अब उनको प्रॉब्लम है ना उनको कि ये हमारे, देखिए पहले तो उनको किसी को ये डाइजेस्ट नहीं हुआ कि इमरान खान साहब 6 सितंबर को आर्मी चीफ के साथ बैठे हुए थे, खड़े हुए थे, और उसके बाद फिर अब उनको ये डाइजेस्ट नहीं हो रहा कि प्राइम मिनिस्टर ने इंटरनेशनल ओवरसीज पाकिस्तानी को कॉल दे दी है। जो शाम साहब ने बात की ना, इट्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अगर IMF के पास चले जाते हैं तो आपकी इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज जो हैं वो आपकी क्रेडिट रेटिंग बढ़ा देती हैं। उसके बाद फिर आप IMF के प्रोग्राम में जाने के बाद आप इन बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स को दोबारा वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ रीनेगोशिएट कर सकते हैं, क्योंकि ये एक टाइम पे इनकी अपनी स्टडीज थी कि हमने इतना हमारा कंपोनेंट होगा, इतना गवर्नमेंट का कंपोनेंट होगा। तो अगर आपके पास ये चीजें आ जाती हैं तो आई थिंक कि जो अदर ऑप्शंस हैं वो ये हैं। और दूसरा ये कि इमीडिएटली बेसिस पे जो पानी को आपने अगर 5 साल मजीद अगर आपने, जब तक ये फाइनलिटी तक पहुंचता है, कंप्लीट होता है, तो ये जो रन ऑफ द रिवर्स डैम है छोटे छोटे ये बनाए, और फिर ये रबर डैम्स बहुत सस्ते बनते हैं, मतलब इनके लिए कोई हजारों करोड़ों एकड़ भी नहीं चाहिए होता। मतलब एंड नॉट टू फॉरगेट अदर मींस ऑफ सेविंग वाटर, आपकी वो इरिगेशन आपकी जो है वो ड्रिप इरिगेशन है, आपकी स्प्रिंकलर इफेक्ट है, बहुत सारी एजुकेट करें उन लोगों को जो सबसे ज्यादा जो कैनाल्स हैं इनको मतलब वो करना। सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है जो हमें एक बड़ा तोहफा अंग्रेजों ने बना के दिया। देखिए ज़मीर, जो हुकूमत के अंदर लोग हैं ना जो मुखालफत कर रहे हैं कि IMF के पास नहीं जाना चाहिए, वो एक लॉजिक देते हैं कि IMF आके करेगा स्टेबलाइजेशन की बात, ऑस्टेरिटी, बेल्ट टाइटनिंग की, फिर उससे ग्रोथ रुक जाएगी। वो कहते हैं आप ग्रोथ आपकी रुक जाएगी। ये वो सबसे ज्यादा तकलीफ सर जी, शान साहब, जो मुझे लगता है ना, आप ज्यादा बेहतर बता सकते हैं कि सबसे ज्यादा मतलब टैक्स रिफॉर्म्स में जो वो चीजें मांगेंगे वहां पे आप पर जलते हैं। मतलब एग्रीकल्चर टैक्स की बात वो करते रहे, कब से कर रहे हैं, अभी तक हम नहीं लगा सके। देखिए लेकिन ये जो बातें करेंगे, जो रिजर्वेशंस हैं, ये कितनी सही हैं? Are they true? क्या मैं अगर इस ज़मीर ने जो कहा है ना एग्रीकल्चर टैक्स की बात बताऊं, तो हमारे, मैं पहले भी शायद जिक्र किया था, फाइनेंस मिनिस्टर और प्लानिंग मिनिस्टर इंटरनेशनल सतह के थे डॉक्टर महबूब हक साहब। वो कहा करते थे कि पाकिस्तान की लैंडेड जेंट्री, वो कहते हैं कुछ 600 अरब रुपया सालाना कमाती है। ये 25 साल पुरानी बात है। 600 अरब रुपया सालाना कमाती है और वो 10 बिलियन रुपया जो है ना वो टैक्स नहीं देती है। भाई आप व्हाई द हेल यू आर नॉट इंक्लूडिंग द Again, to wrap this up, I would say कि हमने जो शुरू में बात की कि चंदे से डैम नहीं बनते, या जितनी भी तनकीद हो रही है, ब्रीफली मुझे बताइए क्या ये तनकीद जायज नहीं, जायज नहीं। ये सिर्फ पॉलिटिकल स्कोर सेटल करने के लिए की जा रही है ताकि कुछ ना कर सके। नहीं, ये एक नोबल, अगर इजाजत दें तो मैं ख्वाजा साद रफी साहब को बोलूं कि उनको मैं अगर शाम मैं कहूं कि चंदा फिर उस तरह भी नहीं बनने सीखे जिस तरह तुसी बनाने की कोशिश कर रहे थे, तो अभी उम्मीद है कि चंदा जिसको आपने कहा है कि वो यकीनन कुछ ना कुछ करके दिखाएगा। आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट। देखिए मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ चंदा होगा, ये एक शुरुआत है। जिस दिन इसकी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हो गई, काम शुरू हो गया, उस दिन वो हमारे सुंदर हमारे गांव देहातों में कोई बेघर होता है ना, जिसका घर नहीं होता है ना, जमीन होती है, वो कहता है यार किसी तरह नीया रख, अल्लाह मदद करेगा। बिल्कुल नी रखो तो ये उसके बाद अल्लाह मदद करेगा। तो आई एम कन्विंस कि ये ख्वाजा जो साद रफीक है ना, ये खुद चंदा मामू बने बैठे। ये एक बुनियाद है जो हमने रखी, पर इंशाल्लाह आगे बिल्ड करेंगे। छोटी सी ब्रेक का टाइम हुआ, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और ज़मीर हैदर के पास जो खबर गरम है उसके ऊपर बात करेंगे, एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और अभी जिस खबर का हमें इंतज़ार था
जी ज़मीर साहब बताइए। अच्छा सुंदस, वो खबर इस तरह है कि हमारे ज़राए ने ये बताया है कि शहबाज शरीफ ने अभी उस दिन लाहौर में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा ना कि भाई हम हुकूमत को नहीं चलने देंगे, काम नहीं करने देंगे जब तक वो कमीशन नहीं बनाएगा। तो ये तो इन्होंने इधर पार्लियामेंट में ना नेशनल असेंबली में अनाउंस किया। अब जो खबर है वो ये है कि जी PMLN ने मतलब 4th गियर में डाली हुई है एक मूव, और वो है जी कि तमाम अपने साथियों को कन्विंस कर रहे हैं कि चेयरमैन सेनेट के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेके आया जाए। अच्छा जी। और अच्छा। अब इनके पास नंबर की तादाद तो नहीं है इतनी, लेकिन ये कोशिश ये कर रहे हैं क्योंकि दो इस वक्त इनकी सीटें कम हुई हुई है ना PTI की, तो वो उस चक्कर में ये इस प्लान ये कर रहे हैं कि एक तो चौधरी सरवर साहब चले गए, ठीक है, फिर वो नेमतुल्लाह जहरी जो हैं वो भी 2 सीटें ये खाली हो गई हैं, और तकरीबन जो इस वक्त अपोजिशन के पास जो एक्चुअल नंबर है वो 48 है, और 2 इंडिपेंडेंट जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया, 2/3 तो चाहिए। अच्छा मजे की बात यह है श्याम साहब कि इसमें अगर रेजोल्यूशन चला जाता है और वो अंडर डिस्कशन आ जाता है सर्टेन नंबर ऑफ, वो जब तक फिर चेयरमैन सेनेट को भी सीट से उतरना पड़ेगा, और जो भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगा जब तक ये मामला खत्म नहीं हो जाता सीक्रेट बैलेटिंग से कि ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, तो PMLN शरारत ये करी। अब मजे की बात ये है शाम साहब कि पीपल्स पार्टी को नहीं अपने साथ मिलाएंगे। ये देखिए, ये मुझे PMLN की शरारत भी मैंने सुनी थी, ये शरारत भी है। हाँ। मुझे पर्सनली लग रहा है कि ब्लफ कॉल करने वाली बात है स्टेज पे। उसकी वजह यह है कि नंबर गेम में कंफर्टेबल नहीं है। फिर एक दफ़ा बिल आपने मूव कर दिया, वापस नहीं ले सकते, आपको चलना पड़ेगा। देखिए, अब अहम सवाल है कि इसकी टाइमिंग अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस वक्त वाई ये इस वक्त इसको छेड़ने का मतलब ये है कि सिर्फ आपने गवर्नमेंट को अनर्व करना। अच्छा, ये अच्छा साहब मजे की बात बताऊं, काम इन्होंने शुरू कर दिया, और इन्होंने ये करना कब है? जब कोई इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन आएगा फॉर दी सेनेट से स्टैंप लेने के लिए, है ना, सेनेट करेगा तो कोई मतलब आगे मामला चलेंगे ना। मैं डिस्क्राइब करूं तो जरदारी साहब जिस कनिंग तरीके से मुस्कुरा रहे होते हैं ना, इस वक्त मुस्कुरा रहे होंगे कि हाउ द हेल यू कैन डू इट विदाउट सर के चेयरमैन संजरानी। अब देखें ना, बात ये कि अब उसमें कहते हैं कि जी जो 2 आजाद हैं तो वो उनको मिला के 50 हो जाएंगे, 48 तो भी इनके पास है। अब 102 का इस वक्त हाउस है जी, 2 सीटें नहीं है इसमें, ठीक है। तो अगर वो होता है जब सीक्रेट बैलेट में जाते हैं तो वो 2/3 मेजोरिटी का नंबर और जरा स्क्वीज हो जाता है। अच्छा, 70+ तो चाहिए ना? नहीं 70 नहीं, मेरे ख्याल में जरा कम है। इसको हम ब्रीफ करेंगे। अगला सवाल भी मेरा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल मैं सिंपल सी ये बात करने जा रहा हूं कि ये, और इनके बैंक किस पे कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी के अंदर से भी जो लोग अपनी क़यादत से नाराज हैं, स्पेशली जरदारी साहब से, वो सीक्रेट बैलेट पे जाके इधर उधर लेफ्ट राइट जाके तो कोशिश करेंगे कि जो संजरानी साहब के बनने पे ना खुश थे उस वक्त संजरानी साहब को, तो ये एक जो मूव है इस वक्त PMLN ने जो फुल थ्रॉटल पे वो शुरू कर दिया, वो ये है कि जी चेयरमैन सेनेट को उन्होंने हटाने की अब पूरी कोशिश करनी है, और ये मूव उस वक्त आएगी रेजोल्यूशन। बाय द वे, जमीर के PTI गवर्नमेंट को ने तो 1.5 साल के बाद कहा था कि धरने का मामला शुरू किया था, जब वो रो के उन्होंने कहा 4 हल्के खोल दे, नहीं खोले, तो ये तो 20 दिन के अंदर ये क्विक फ्रंट पे है। मुझे बताइए, एक और जो हमारे प्रोग्राम का हिस्सा था जिसपे हमने बात करनी है कि ब्यूरोक्रेसी को किस तरह सियासत से निकाला जाए, सियासत उस पर इफेक्ट ना ले, कितना बड़ा चैलेंज है ये। जो बात की ब्यूरोक्रेसी की है तो बड़ी इंटरेस्टिंग है। हम पहले भी एक दिन कर चुके हुए थे, वो जो क्या नाम था उनका जो चेयरमैन FBR लगाए हैं, जो बेसिकली ब्लू आइड रहे हैं शहबाज शरीफ के पंजाब में, और ये इनके साथी भी थे बाकी फवाद हसन फवाद के भी बहुत क्लोज हैं, ये शाहजेब खान साहब, तो वो जहांजेब साहब जो हैं वो बेसिकली इनके वो डायरेक्ट मतलब सेक्रेटरी PND प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, और ये 56 कंपनियों में आजम खान जो अब देखें ट्विस्ट देखें जरा ना ब्यूरोक्रेसी का श्याम साहब, मुझे वैसे कमाल कभी कभार होता है कि अब ये पंजाब से हमें आवाज आना शुरू हुई है कि जी कुछ ऐसी कंपनियां जिन्होंने काम ठीक कर रहे हैं वो चलते रहने देंगे, यानी कि कुछ कंपनियों को अब हम हाथ नहीं लगाएंगे। भाईजान ये नहीं कर सकते आप, 56 कंपनियों का हिसाब चीफ जस्टिस ने मांगा हुआ है, आप ये नहीं कह सकते कि जी ये कंपनियां चलती रहेंगी, क्योंकि अब वो जो सेक्रेटरी PND से क्या मुराद है, सेक्रेटरी एंड PND चेंज नहीं करेंगे, जो जिनके वो बेबीज रहे हैं वो प्रोजेक्ट्स, वो इस वक्त इनके चेयरमैन FBR इन्होंने लगा दिया ना। 2 चीजें सुंदर, 2 चीजें हो रही है। एक तो ये है कि ये जो अब CSP जो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस हो गई है, DMG ग्रुप इतना वेल इंटेंस है और इतनी जबरदस्त इनकी सियासत है, और फिर ये मुझे कहने में कोई नहीं, मैं ये बात कह सकता हूँ कि शहबाज शरीफ ने जिस तरह पोलिटिसाइज कर दिया है पूरी ब्यूरोक्रेसी को, इतने लंबे अरसे तक बिठाते हैं लोगों को। इमरान खान के लिए इस वक्त ये कितना मैं आपको बताऊं, देखिए कितना बड़ा आप
पुलिस के लोग देख लें, रिफॉर्म्स भी ले रहे हैं। पुलिस के लोग देख लें, ग्रेड 18 से 21 तक के पुलिस के हाई ऑफिसर जो है ना, 90 का फिगर सामने आया है कि वो 10 साल से बैठे हुए हैं पंजाब में, उनको ट्रांसफर नहीं किया गया। अब लोग कहते हैं कि जितने गलत काम पुलिस ने करने थे, जाहिर है वो इतने ज्यादा ओबलाइज थे इनसे, उन्होंने भी अपने काम करवाए, एक जगह से हिलाया नहीं। इसी तरह ब्यूरोक्रेसी में बेशुमार लोग बैठे बैठे, तो मेरा ख्याल है ये इट इज गोइंग टू बी अपहिल टास्क फॉर इमरान खान कि वो उन्होंने कैसे। अब इसमें एक छोटी सी बात कट रही है कि ये जो अब जितनी जल्दी ये अपने फॉर्मर गवर्नर स्टेट बैंक इशरत साहब अपना सिविल रिफॉर्म कर लें, लेके आ जाएं, ताकि ब्लैक एंड व्हाइट में चीजें सामने आ जाएं, इम्प्लीमेंटिंग उनकी हो जाए सही, फिर उस वक्त तक जाके पता लगेगा। लेकिन अदरवाइज मैं ये कह रहा था कि जो ब्यूरोक्रेसी है ना हमारे, इनका तो मसाइल तो इनकी अपनी जगह, लेकिन अब कहा यह जाता है, आज हमने नाम सुना है जी अनिल मुसर्रत साहब, जो बाकायदा एक उनके साथ मीटिंग हुई है, ये जो रेहाम खान वाली मेंशन में जो वो थे कि वही निकाल कहाँ से निकाली है? क्लिक हुआ ना, क्लिक हुआ मेरे जहन में, जो रेहाम मेरे दिमाग में एकदम से क्लिक हुआ भाई जी, 1 करोड़ रुपए 1 करोड़ रुपए महीना वो खर्च वाला, एग्जैजरेटेड नंबर दे दिया होगा उसने किचन खर्च के लिए जो देना चाहते हैं। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रही थी, वही उन्हीं की बात हो रही है। मेरा ख्याल है कि शायद कहीं उनका रेफरेंस आया था, जंगीर तरीन का भी नाम आता है जब वो कहते हैं ये मामला। फिर मैं बात वो कर दूंगा तो फिर वो नाराज हो जाते हैं लोग। मैं कहता हूँ कि इमरान खान साहब ने जेब से आज तक ग्रोसरी की का बैग घर में, तो वो फिर इसी तरह थे ना। वो तो एटीएम कार्ड अपना एक बड़ा भरपूर गोल्ड वाला जो होता है ना, वो जंगीर तरीन ने भी इनको रेहाम को दे दिया था कि बीबी ये 10 लाख इसमें है, इससे ऊपर खर्च करने हो तो मैं मुझे बता देना। तो देखे ना, फिर अब ये अनिल मुसर्रत साहब जी इन्होंने कहा है कि जी 50 लाख घर की तामीर हम करके देंगे। और अब इनका बैकग्राउंड ये है कि ये शहबाज शरीफ जब वो लंदन में एग्जाइल में थे तो तब वो शहबाज शरीफ के साथ भी मतलब बिजनेस करते रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स करते रहे हैं, नवाज शरीफ के भी दोस्त हैं, जरदारी एंड कंपनी के भी दोस्त हैं, और हमारे रियल एस्टेट के जो टाइकून हैं उनके भी बहुत करीबी दोस्त हैं। मैं उसमें डिटेल्स में नहीं जाना चाहता, लेकिन इससे क्या इफेक्ट होता है? देखिए इफेक्ट ये होता है कि आपकी क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चंस आना शुरू हो जाते हैं कि आपने एक अपराइट पीपल, आई होप कि ही इज अ वेरी अपराइट। मेरा अपना ख्याल है कि मेरी इंफॉर्मेशन जो है कि वो इस दफा जिस तरीके से आ रहे हैं वो बड़े लॉयल पाकिस्तानी बन के सामने आए हैं। ना सिर्फ उन्होंने वादा किया 50 लाख का, उन्होंने कहा है कि ना सिर्फ मैं अपनी इन्वेस्टमेंट लेके आऊँगा, जो कि कहा जाता है कि मिलियन ऑफ उनके पास स्टर्लिंग पाउंड वो लाना चाहते हैं। प्लस उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि जी लंदन में और यूरोपियन यूनियन के और मालिक में बेशुमार पाकिस्तानी हैं जो बेताशा पैसा ला सकते हैं, और मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है कि मैं 50 लाख घर में बना के एक टाइम फ्रेम के अंदर मैं दे दूं। तो मुझे जाती तौर पे तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव लगा। कंसीडरिंग ऑल दिस हेल्प सर, मुझे बताइए कंसीडरिंग ऑल दिस हेल्प और ये जितनी भी बात हो रही है, आपको लगता है कि जो 100 दिन के अंदर जो दावा किया है कि हमें 100 दिन दें, उसके अंदर आपको कुछ ना कुछ नतीजे नजर आएंगे, आपको लगता है इतना टाइम देना चाहिए? एंड डू यू थिंक कि जिस पेस पे हम चल रहे हैं उसके ऊपर ये हो सकेगा, कुछ ना कुछ सामने आएगा? एक चीज में अगर इजाजत दें, जिस बात का मुझे थोड़ा सा अफसोस भी हो रहा है ना, वो ये है कि पहले से तैयारी नहीं की इन्होंने। अब आपने 14 टास्क फोर्स और 14 कमेटीज़ और कमीशन आपने बना दिए लेके, आप उनको आप टाइम दे रहे हैं, वो कितना टाइम लेंगे, फिर आएंगे, फिर डिस्कस होंगी, फिर फॉर्मली उनको अप्रूव किया जाएगा कैबिनेट से, फिर आप यू विल स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग देम। इट इज एक प्रोसीजर है, लंबा टाइम लगेगा। कुछ चीज़ें ऐसी होनी चाहिए थी कि 2-3 बड़ी चीज़ें इनको आते ही शुरू कर देनी चाहिए थी। उसके लिए इनका काम होमवर्क प्रॉपर होना चाहिए था, जो होमवर्क नहीं नजर आता। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात थी कि वो कहते हैं ना कि जी 100 दिन का एजेंडा तो आपने लेकर रख दिया सामने, ठीक है, कोई डायरेक्शन ही नजर आ जाए कि काम सही तरफ चल पड़ा है तो लोग चुप कर जाएंगे। एक हमारे जर्नलिस्ट ने, मेरा ख्याल है उनकी आवाज पहुंच गई, और उसके बाद हमने इस्लामाबाद में एक्शन देखा कि वो तजावजात हटाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि यार हुकूमत जब नहीं आई ना, वो रूफ क्लास रहा हमारे दोस्त ने, उन्होंने बैठे कहते यार ये और कुछ ना करता ना, ये आके एक दिन ऑर्डर दे के देता कि जी इस्लामाबाद को चमका दो, लोगों को पता लगता है कि क्योंकि ये तो फिजिकल काम है ना, नजर आता है कि वो कहते हैं कि यार बाकी लोग जो है ना वो कहते हैं यार देखो, उसके बाद कहता है लाहौर को चमका दो, फिर सब अर्बन एरियाज। मैं वैसे देखिए मैं ये एक वैसे बात कर रहा हूँ, लेकिन बेसिकली बड़ी चीजें जो है ना पॉलिसी लेवल पे ये ट्रेंड बन गया है कि जी कुछ नजर आना चाहिए। सर देखिए मैं कहता हूँ अगर लोगों को अच्छे के लिए मिलना शुरू कर दे लोगों को ग्रासरूट लेवल पे, कचहरियों में, छोटी कचहरियों में, थानों में लोगों के मसाइल जो है हल होना शुरू हो जाते हैं, वहां पे कोई कंप्लेंट सेंटर बन जाए। पटवारी के हाथों जो आप पटवारी के दलील होते हैं, ये
वो क्विक चीजें हैं, अगर हमारे पास टाइम है कितना है, मैं सिर्फ वो बात करना चाहता वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के हवाले से वो आज हमारे वो रिपोर्टर अनवर रजा साहब जिक्र कर रहे थे, ब्रेकिंग दे रहे थे कि वो कुछ कमेटीज डिसाइड हो गई हैं कि स्टैंडिंग कमेटीज के चेयरमैनशिप किधर किधर जाएगी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पे अब एक रवायत ये डाली थी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन चेयरमैन पीएसी होगा। अब अगर ये इस दफा रवायत शाम साहब लेके चलते हैं तो पिछले 30 साल से तो जो ऑडिट पैराज आने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में वो तो आने उन्हीं लोगों के हैं जिनको अगर तो उनको कैसे बनाएंगे? हम लोगों का टाइम जो है वो बिल्कुल ये शाम साहब के लिए सॉरी लेट्स लीव इट एट दैट, हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। आज का जो हम लोगों ने इसका क्रक्स निकाला है मामलात का कि जितनी तनकीद हुई है वो नाजायज़ है, अभी नहीं होनी चाहिए, वी शुड गिव देम सम टाइम। और ये जो 100 दिन का एजेंडा है, यू थिंक दिस इज टू एम्बिशियस? इट्स टू एम्बिशियस। और इसके ऊपर ये टाइम ही बताएगा, टाइम विल टेल कि क्या ये 100 दिन में कोई रिजल्ट सामने आएंगे या नहीं। बट अभी हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनको लगता है कि दिस इज काइंड ऑफ एम्बिशियस। एक छोटी सी ब्रेक तो नहीं, टाइम हमारा रैप अप हो गया है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।